हेलो, लेट अस स्टार्ट वन मोर टॉपिक। थोड़ा और कुछ शुरू करते हैं इसमें। तो क्या है कंसंट्रेशन। आपको मोल कंसेप्ट से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम हम लोगों ने क्लियर कर दी। न्यूमेरिकल अब इसी प्लेस पे कुछ बचा हुआ है, उसको आगे बढ़ा लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस आता है, एक छोटा सा इसका वीडियो जो है हम आपको रेडी करके दे देने वाले हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो उससे पहले आप यही समझ लीजिए भाई कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्या। ठीक है, हम ये कह रहे हैं व्हाट इज सॉल्यूशन, दिस इज homogeneous mixture of two or more components. What is solution? This is homogeneous mixture of two or more components. ठीक, आप ये सब भूल जाइए ओल्ड कॉन्सेप्ट की, उसमें लिक्विड होना चाहिए, वो एक दूसरे को मिक्स करता है। ठीक, ये सब नहीं। मॉडेस्ट और सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? What is solution? This is homogeneous mixture of two or more components. ठीक, जैसे अगर मान लीजिए आपने ये कहा एयर, एयर इज सॉल्यूशन, एयर आपके पास एक सॉल्यूशन है, या गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर ये सॉल्यूशन है। मान लीजिए किसी गैसियस मिक्सचर में H2 मिला है, उसमें सॉरी H2 चलो छोड़ दीजिए, O2 है, N2 है, CO2 है, आर्गन है, नियॉन है, ये सारी गैसेस मिक्स्ड हैं, होमोजेनियसली मिक्स्ड है एटमॉस्फेयर में, तो इसको हम लोग क्या बोल लेंगे? सॉल्यूशन। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे जो सॉल्यूशन के बारे में हम सोच रहे हैं वहां तो आए नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो है बाइनरी सॉल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन मींस टू कंपोनेंट्स। कौन से? एक को कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को कहते हैं सॉल्यूट। अगर बाई कंपोनेंट है, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो। ठीक, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होना चाहिए। अगर रिएक्शन हुई तो कुछ कंपोजिशन उसका बदल जाया करेगा, वो कैलकुलेशन अलग है जो इक्वेशन में पढ़ चुके हो। यहाँ पर हम नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर की बात करें, सो बाइनरी कंपोनेंट में जो बाइनरी सॉल्यूशन है, दोज आर हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन ऑफ देम इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूट? इज इन लेस अमाउंट। सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में रहेगा, और जो सॉल्वेंट है वो मोर अमाउंट में हो जाएगा। जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा? मोर अमाउंट। अभी बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। 10th की एक छोटी सी बुक जो साइंस की थी, वो बड़ी होके फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर बायो ग्रुप का बच्चा है तो बायोलॉजी, जिसके हर एक के दो पार्ट, एनसीईआरटी फर्स्ट और सेकंड, और उसकी साइड बुक ली तो इतनी मोटी मोटी दो हर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के भी। तो आपके 10 दिन की लाइफ बढ़ी है अभी 10 से 11 में जाने से, लेकिन जो बर्डन है वो 10 टाइम्स बढ़ गया है। तो अभी आपको क्या करना है? आपको बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाना है, क्लियर करना है, रट के याद करके एनीवे पास करने वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देना, वो स्टडी नहीं करता पूरी चीज। ठीक, तो इसीलिए आप क्या करें, टू द पॉइंट मेरे जैसे इस तरह से बनाते जाओ। मेरा इतना एक्सपीरियंस जो 15 सालों का यूटिलाइज करो। ठीक है, कैसे? बिल्कुल टू द पॉइंट लिखो, यही इतना। अब आप बच्चे ड्रामा बनाने में बड़े उस्ताद होते हैं, आप आगे बना भी सकते हो। कैसे? ए सॉल्यूट इज वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ये तो आप लिखोगे, लिखोगे, ये बनाने में उस्ताद होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, शॉर्ट टू रखिए और आगे लिखिए। बाइनरी सॉल्यूशन contains two, solute and solvent. Solute is one which is in less amount, and solvent is one which is in more amount. By amount means what? Amount means what? Amount means हम क्या मानते हैं केमिस्ट्री में? मोल, मास नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो by amount means क्या? मोल।
जिसके लेस नंबर ऑफ मोल्स वो सॉल्यूट, जिसके मोर नंबर ऑफ मोल्स वो क्या, सॉल्वेंट। ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है, लिक्विड सॉलिड, ठीक। तो उस हिसाब से अगर आप कहो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनसे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। जैसे आपने कहा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बना, शुगर इन वाटर, सिंपल सा एग्जांपल, लिक्विड इन लिक्विड बनता है, ठीक, सॉल्यूशन बना। फॉर एग्जांपल काफी लोग समझ गए क्या, लिक्विड इन लिक्विड, अरे भाई वही जो पैक लगाते हैं पीने वाले लोग, एथेनॉल इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट वाटर इज लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड इन लिक्विड, चलो कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल ले लो, एथेनॉल इन वाटर, मेथनॉल इन वाटर, या जो भी वाटर सॉल्वेंट चीजें हैं उसमें हो गया। सॉलिड इन सॉलिड भी होता है, ध्यान रखिएगा, ये रखिए सॉलिड इन सॉलिड। एग्जाम्पल इसका आता है एलॉय, मेटल एलॉय के बारे में 9th 10th में थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक। जैसे आप जिसको आप आयरन बोलते हो, एक्चुअली आयरन नहीं बल्कि क्या है, स्टील है, दैट इज स्टील मींस एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, उसके साथ आयरन के साथ में क्या है, कार्बन। सो इस तरह से 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज आप डिटेल में पढ़ते हो कहां, क्लास 12 में। जल्दी शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने ओके कर दिया, उसको हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई खत्म। सो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, आई एम नॉट गोइंग इन डीप, आपको सिर्फ इतना बताना था व्हाट इज सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, और बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, कोई जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? लेट अस प्रोसीड। यहां पर एक चीज हम पढ़ने आए हैं और वो है, बाकी तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर, मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी पॉइंट है और यही पढ़ना होता है। जैसे मार्केट में आपको एक शुगर सॉल्यूशन अवेलेबल है, एक सॉल्यूशन 1 लीटर वो 50 रुपीज में मिल रहा है, दूसरा सॉल्यूशन 1 लीटर जो है वो 90 रुपीज में, दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी 1 लीटर 50 रुपीज, 1 लीटर 90 रुपीज। आप क्या खरीदना चाहेंगे? 50 रुपीज सस्ता है? नहीं, गारंटी नहीं है। आपको पता क्या होना चाहिए कि आप शुगर ले रहे हो तो इसके 1 लीटर में शुगर कितना मिला है और इसके 1 लीटर में शुगर कितना मिला रहा है, दैट इज द वैल्यूएबल पॉइंट। शुगर दैट इज सॉल्यूट, कितना मिला है, बात समझ रहे? मार्केट में 1 लीटर की शुगर की पैकिंग आ रही है, ग्लूकोज की सपोज पैकिंग आ रही है 1 लीटर, और 1 लीटर एक 50 रुपीज में दे रहा, दूसरा 90 रुपीज में दे रहा, आप जल्दी से 50 वाला नहीं परचेज करेंगे। लेट अस हैव अ क्वेरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग मोर ग्लूकोज और शुगर। सो जब आप ये क्वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। क्या, व्हाट इज कंसंट्रेशन? पर यूनिट वॉल्यूम amount of solute. I think the point is clear. What is concentration of solution? तो यहां पर हम कर दें, this is amount of solute per unit amount। अमाउंट भी जनरली आपका तो नहीं, हम लिक्विड वाला ही पढ़ते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हम इस तरह से लिख रहे हैं शॉर्ट में। सो कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। कहने का मतलब फिर से मैं लिख दूं, कंसंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, सॉरी, amount of solute divided by amount of solution। ये ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन क्या है,
सॉल्यूशन जो है वो किससे बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एक जनरल वे। सो ये है कंसंट्रेशन। देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। कई सारे रास्ते हैं, कई सारे तरीके हैं जिससे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। तो उस वे में हम कई सारे टर्म्स हमारे पास निकल के आते हैं और उनको हमको पढ़ना है, ठीक। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन में आ गया परसेंटेज कॉन्सेप्ट। एक बार मैं सारा कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर 2-3 प्रॉब्लम कराऊंगा, आप करते रहेंगे। कुछ डाउट होता है तो हम वहां पे हमको कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम उसको बता देते हैं, ठीक। सो परसेंटेज कॉन्सेप्ट, फिर से वही बात आई, क्या वेट या वॉल्यूम, या वेट बाय वॉल्यूम, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम का मतलब समझे, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। सो परसेंटेज कॉन्सेप्ट में दो, वेट बाय वेट, इसी को मास परसेंट बोल सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंट बोल सकते हैं। ये टर्म ज्यादा चलेंगे, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसी को स्ट्रेंथ परसेंट भी बोलते हैं, ध्यान दीजिए, स्ट्रेंथ परसेंट, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कई बार आपको साफ साफ सब कुछ लिखा रहेगा। सो परसेंटेज कॉन्सेप्ट, वेट बाय वेट। मैंने बताया कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब हमेशा एक जगह आएगा जहां हम अपने रूल को वायोलेट करेंगे, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, ठीक। तो अब वेट बाय वेट आपके एनसीईआरटी में m बाय m लिखा होगा, हम थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि m जैसे ही आता है आप मॉलिक्यूलर मास समझ लेते हो, ठीक। तो मजबूरी में मैं w बाय w लिख रहा हूं। वैसे केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब हमारा मास ही है, ठीक। तो वी कैन से मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये बन गया। दूसरा लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये थोड़ा सा नॉन साइंटिफिक है, साइंटिफिक तो तब है जब उसमें मोल आ गया, जब मोल आया तभी वो साइंटिफिक करना। तो मास किसमें जनरली ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर, कुछ भी हो सकता है, ग्राम बाय ml, ग्राम बाय लीटर, कुछ भी हो सकता है, वो दिया रहेगा प्रॉब्लम में, आपको कुछ ऐसा सोचना होगा। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम मैंने बताया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू। सो परसेंटेज में ये 3 कांसेप्ट है, देखने में ये सिंपल है, पर मैं जब एक्चुअल क्लास में क्वेश्चंस कराता हूं तो आपको पता चलेगा सब बड़े बड़े मैथमेटिशियन फेल हो जाते हैं क्वेश्चन करने में। सो डू नॉट टेक इट लाइटली, बी सीरियस। अभी हम आपको सारे फार्मूले इस एक लेक्चर में बता दें, उसके बाद में आप इस पे आगे बढ़ें। सो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का फर्स्ट पे आया परसेंटेज कॉन्सेप्ट। इसी में एक और चीज आता है, कभी कभी हम पूरा बताने वाले हैं, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ आप समझ गए होंगे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने लीटर में। सिंपल सी बात है। तो कुछ चीजें आप कभी मास बाय मास परसेंट फ्रैक्शन कहा,
तो फ्रैक्शन के लिए 100 हटा दो भाई, तो फ्रैक्शन बन जाएगा। अभी हम इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट मैंने आपको परसेंट कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर बता दिया। सेकंड, अब आपको थोड़ा सा कुछ नया लगेगा, वो क्या है? दूसरा, मोल फ्रैक्शन। हमारा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। आई हैव अडॉप्टेड ऑल दीज कोर्सेस। मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर लिया है। मुझे अगर लगता है मेरे स्टूडेंट्स पहले ये पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, तो उसी हिसाब से हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं सीधे पहुंच गया आगे वाले प्रश्न पे, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या है? अभी आगे मास फ्रैक्शन था या मास परसेंट था। जो आप यहां पर ये समझ लीजिए कि फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ 1 और दूसरा परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। तीसरा, एक और चीज बता दूं, पर मिलियन। मेरा काम सिर्फ सिंपल वे में एज ए टीचर पढ़ाना नहीं है, बल्कि इन 15 इयर्स के एक्सपीरियंस से आपको याद भी करवाना है। क्या? पर मिलियन मीन्स आउट ऑफ मिलियन, मतलब 10⁻⁶। और भी आता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो, पर बिलियन मीन्स आउट ऑफ बिलियन, और बिलियन का मतलब 10⁻⁹। सो मोल फ्रैक्शन अलग ही रह गया। हम आपको पहले फ्रैक्शन, परसेंट, पर मिलियन, पर बिलियन क्लियर कर दें। इससे हम आपको पीपीएम, पीपीबी सब क्लियर करने वाले हैं भाई, एक ही कांसेप्ट पे। अलग अलग कहां दौड़ोगे? फ्रैक्शन मींस आउट ऑफ 1। टेक वन एग्जांपल। आपके ग्रैंडफादर की ये पूरी प्रॉपर्टी थी। आपके पिताजी 3 भाई थे। आपके पिताजी 3 भाई थे, तो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी 1/3। ये फ्रैक्शन है। फिर से ध्यान दो, आपके ग्रैंडफादर की पूरी प्रॉपर्टी, आपके पिताजी 3 भाई हैं, तो आपका पिताजी का शेयर कितना आया? 1/3। वो तो 1/3, तो दिस इज फ्रैक्शन। अगर 1/3 into 100 यानी 33.33, तो क्या बन जाएगा? परसेंट। सेम वे में भी पर मिलियन आएगा, आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं है। पर मिलियन का मतलब सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन into 10⁻⁶। परसेंट सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन into 100। फ्रैक्शन सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, परसेंट सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन into 100। पर मिलियन सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन into 10⁻⁶। पर बिलियन सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन into 10⁻⁹। ये बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल याद रखिएगा इस चीजों को। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट से आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं आगे चल के, जो कि बुक में जनरली दी नहीं होती है। एज्यूम कर लिया जाता है बच्चे को आ रहा है सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन, मैंने हेडिंग क्या ली थी भाई? मोल फ्रैक्शन की। ठीक, सो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपने कहा कि शुगर है और वाटर है। ठीक, ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। दोनों को मिला के क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। मान लीजिए इसके 3 मोल, इसके 7 मोल, तो सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे? 10 मोल हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 10 मोल्स हो गए। ठीक, तो अब परसेंटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन
ऑफ सल्यूट यानी शुगर, तो क्या एक हमेशा चलने वाला है, सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या, सल्यूट क्या, एक ही बात हुई, शुगर के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मींस यू कैन से मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कह लीजिए नॉट सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, x सल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहां पर क्या है, वाटर है, उसको दिया गया, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट दिस। अगर कहीं प्रॉब्लम में मोल परसेंट आ गया, तो मोल परसेंट आ गया तो कुछ नहीं करना है, अभी मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, इन दोनों, जैसे मैंने आपको फिर से मैं वहीं पे चल रहा हूं कि एक एक की प्रॉपर्टी 1/3 थी, तो तीनों फ्रैक्शंस का सम टोटल कितना आएगा, 100। सो सम टोटल, सॉरी 1, so sum total of all fractions should be equal to 1, sum total of all percentages should be equal to 100, समझिए, sum total of all percentages should be equal to 100, sum total of all fractions should be equal to 1। तो अगर आपको डाउट है अपने आंसर में तो इनको जोड़ लो, दिस इज द मैटर अप टू बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन बात बाइनरी सॉल्यूशन तक नहीं रुकती, ये बात उससे आगे जाएगी। कैसे जाएगी, मान लीजिए आपके पास मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन है, कई सारे, क्या आपके पास ए बी सी डी ई एज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस मिक्सचर है, इनके मोल्स Na, इनके मोल्स Nb, इनके मोल्स Nc, इनके मोल Nd, इनके मोल Ne, तो अब आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो Na डिवाइडेड बाय Na, Nb, Nc, Nd, Ne, जितने कंपोनेंट हुए टोटल, मैंने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने मोल सिंप्लीफाई क्या कर लिया, हमारा एक अपना फार्मूला है, मोल फ्रैक्शन मींस कैसे निकालोगे, that's moles divided by total moles. This formula will be very much helpful in case of multi-component solution. उसके मोल divided by total मोल, उसके किसके, उसका मतलब जिसके मोल्स आप निकाल लो, मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हो, उसके मोल divided by total. So this will change your view. ये जो लंबा लंबा बुक में मैंने लिखा, आपको एग्जांपल बताया, मेरे पास तो एक सिंपल सा जादू है, दैट्स मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इज इट क्लियर। परसेंट निकाला इनटू 100, मोल परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे एक ये चीज खत्म हो गई, मोल फ्रैक्शन खत्म हो गई, तो मैंने आपको परसेंटेज कांसेप्ट बताया, मोल फ्रैक्शन बताया, इसी के साथ एक और चीज खत्म कर दी, आपको भले ना समझ में आई हो, क्या, मोल परसेंट। मोल परसेंट मैंने क्या, मोल फ्रैक्शन को किससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल परसेंट भी खत्म हो गया। फिर मैं एक और चीज ले रहा हूं, चौथा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। एक क्वेश्चन आता है पीपीएम कहां यूज करेंगे, पर मिलियन का कॉन्सेप्ट मैंने उसी ने बताया था, आउट ऑफ 1 फ्रैक्शन, आउट ऑफ 100%, आउट ऑफ मिलियन पर मिलियन, ये चीजें तो वहीं पे थी। पार्ट्स पर मिलियन, ये सिंपल सी बात है, पीपीएम इज इक्वल टू
व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू amount of solute divided by amount of solution into 10 raised power 6. Amount of solute divided by amount of solution into 10 raised power 6. अब भाई 10 raised power 6 की क्यों बात आ गई? फिर जरा बताओ, हम यहीं पे पहुंच रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी थी 1 और इसमें से 1/100 एक लोगों का था। कितना था? 1/100 परसेंट को, सॉरी फ्रैक्शन को परसेंट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया 1%। अगर मान लो ये शेयर बहुत ही छोटा होता तो परसेंटेज कभी इस तरह से आ रहा होता 0.001%। तो ये थोड़ा सा इजी नहीं है बोलना, तो इसको परसेंट के बजाय हम 4 फ्रैक्शन और 4 डेसिमल पॉइंट और बढ़ा दें तो बोलते 1 ppm। 0.001% मतलब 1 ppm, 0.001 मतलब 1 ppm। इसको हम इतना बोलने के बजाय क्या बोलते हैं 1 ppm। ये बातें आपको कम समझ में आई होगी, लेकिन जो मैं फाइनल कंक्लूजन लिख रहा हूं वो चीज इंपॉर्टेंट है कि यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। फिर से हम वही पहुंच गए, आपको समझाने की कोशिश करें। यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि जब सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस, जब सॉल्यूट बहुत ही लेस है तो वो फ्रैक्शन में भी नहीं लिखने में आसानी है, बोलने में, परसेंट में भी लिखने बोलने में आसानी नहीं है। यानी 100 से मल्टीप्लाई करके भी वो अभी डेसिमल में आ रहा है, हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 raised power 6 से, so that it is going to be an easy number 100 200 10 20। so this ppm amount of solute divided by amount of solution into 10 raised power 6, ठीक है, used for very dilute solutions, एनसीईआरटी में दिया है। अब अमाउंट को लेकर आप परेशान नहीं होंगे, इनका मास मास वॉल्यूम मोल्स कुछ भी चलेगा, ठीक है। अब एक चीज और, पांचवा पीपीबी आप समझ गए होंगे, पार्ट्स पर बिलियन, बहुत ही आसान सी चीज है। जब पर बिलियन आया पीपीबी तो इसको 10 raised power 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर स्टिल वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, इससे भी ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस। पीपीएम में जैसे पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन, ये सब चीजें हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ CO2 इन एयर, तो कितना 300 ppm। एक क्वेश्चन जैसे बनता है, क्वेश्चन चलो मैं करवाई दूं आपको। मैंने कहा एयर हैज 0.03% CO2 by volume, express this in ppm। इस कंसंट्रेशन को ppm में एक्सप्रेस करिए तो कर दीजिए भाई 0.03%, तो CO2 का ppm 0.03 का मतलब 0.03 ml CO2 100 ml एयर में, ये बात समझ में आई। 0.03% का मतलब 0.03 ml CO2 100 ml एयर में, इसको मल्टीप्लाई करो 10 raised power 6 से, ठीक। तो CO2 का ppm ये होगा 10 raised power 4, कितना आ गया 300 ppm, ठीक। तो होपफुली आपको ये 5 कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या क्या मैंने बता दिया आपको, परसेंट कॉन्सेप्ट बता दिया, मोल फ्रैक्शन बता दिया, मोल परसेंट बता दिया, पीपीएम बता दिया, पीपीबी बता दिया। अब जिसका आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं वहां पर आ जाए, और वो है नंबर 6 कर दे रहे हैं। नंबर 6 हम डाल दे रहे हैं क्या, मोलरिटी। आप बड़ी देर से परेशान रहेंगे मोलरिटी के लिए, लेकिन हमने इसको लास्ट में रखा क्योंकि एक जैसी जो कंसंट्रेशन मोड्स थे
उनको एक साथ कर दिया, ठीक है। तो मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, बहुत ही कॉमन सी चीज है, ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। व्हाट इज दिस? दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मोलरिटी। ठीक, बहुत ही मैंने बताया सिंपल और कंसाइज डेफिनेशन रख के बाकी शोरी तो आप बना सकते हैं। चलिए मैंने लिखा कैपिटल एम, तो ये मैं शॉर्ट में लिख दूं भाई, एन सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वी लीटर सॉल्यूशन, ये ठीक। ये सब चीजें आपकी आसान हो गई क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोस में मोल्स निकालने की प्रैक्टिस करवा चुका हूं, दैट इज वेरी गोइंग टू बी वेरी इजी, ठीक। चलिए सातवां है मोलैलिटी। अच्छा हाँ, एक बात और, यहां पर एक और चीज लिख के आती है, DU, एक और कंसंट्रेशन मोल है, डिमॉल यूनिट, DU बहुत कम यूज होती है, फिर भी याद रखिएगा, DU इज मोलरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस की मोलरिटी जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DU बोलते हैं, और कुछ नहीं। एक और चीज आती है फॉर्मेलिटी, कैपिटल F। व्हाट इज दिस? फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी पढ़ना जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, ये किसके लिए यूज करते हैं? फॉर एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है भाई? जो टूट के आयंस थे उनके, जैसे मोलरिटी है वही चीज है, लेकिन अगर वो NaCl के केस में पढ़ रहे हो तो ये फॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर देखिए आपको ये टूट के क्या मिलेगा, Na+Cl-, ये देने वाला। कहीं मान लीजिए आपके पास, जैसे आपने कहा कि एक एग्जांपल बता दो, पोटाश एलम, हम आपको कॉन्सेप्ट सारे देने वाले हैं, भले ही अभी न्यूमेरिकल इस वीडियो में नहीं करवा पा रहे, न्यूमेरिकल आप करिए, फार्मूले और कॉन्सेप्ट हम सब आपको देने वाले हैं। जैसे पोटाश एलम है, फिटकरी, फार्मूला आपको पता होगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, यानी कि K2 Al2SO4 का होल 4 डॉट 24H2O। अगर हम ये रख रहे हैं तो मोलरिटी निकल रही है। इसका जो फार्मूला यूनिट यानी आयंस का रेशियो वाटर में डिसॉल्व करने पर, ध्यान दीजिएगा, वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस का जो रेशियो आएगा, सिंपल रेशियो, जैसे उधर इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल रेशियो, उसी को फार्मूला यूनिट बोलते हैं। इसका फार्मूला यूनिट हो जाएगा KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12, ये KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12, ठीक। तो अब ये वाला मास अगर रखें, जैसे मोलरिटी निकालो तो मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मेलिटी अगर निकालो तो मास अपॉन फार्मूला यूनिट मास। ध्यान दीजिए फिर से, मोलरिटी में मोल्स निकालो तो मोल्स निकालो कैसे, मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मेलिटी में हम यहां पर मास अपॉन फार्मूला यूनिट मास, ठीक। और फार्मूला यूनिट मास किसके लिए यूज करेंगे? सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। आपको एक दो केस एग्जांपल मिलने वाले, जैसे हम लोगों ने गुजरात में पढ़ा है, गुज सेट वहां पे चलता है, उनके बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अगर उस फार्मूला जैसे NaCl जो मोलरिटी वही फॉर्मेलिटी, लेकिन एलम के केस में सिंपलीफाई कर लेना, यहाँ पे इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों एक है, इसके केस में अलग अलग मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको मोलरिटी के साथ क्या बता दिया भाई,
डिमोल यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी। ठीक, ये चीजें कंफर्म। मैं इसको तोड़ के बिल्कुल नहीं लिखने नहीं जा रहा क्या कि मास अपान मोलर मास डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम इन लीटर, कुछ नहीं, क्योंकि आपको पहले से सब बताया जा चुका है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसके बाद में 7वां नंबर एक और आता है। 7वां नंबर है मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, एंड दिस इज डिफरेंट, बाकी लोगों से ये डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब जब मैंने बताया था कि सारे कंसंट्रेशन निकाले हैं तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, दिस इज डिफरेंट बिकॉज़ दिस इज सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट आता है, याद रखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला विल बी सिंपल, स्मॉल m, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent in kg। ठीक है, शॉर्ट में लिखिए। ठीक, दूसरी बात, क्वेश्चन ये बनता है which is temperature independent, तो जहां वॉल्यूम होगा वो तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा घट जाएगा, टेम्परेचर के साथ में बढ़ जाएगा घट जाएगा। जो मोल्स या अमाउंट यानी मास आएगा वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से किसी का मास नहीं घटने बढ़ने वाला है। तो ये जो है मोलैलिटी जो है ये अमाउंट रिलेशनशिप है, यानी ये भी अमाउंट मास रिलेशनशिप है। सो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कई लोगों ने अपने मामलों में डाल रखा है। सो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक, फॉर्मूले आपके पास पड़े, इसको आप लगा सकते हैं। मोलैलिटी के बाद एक 8वें नंबर पे हम आपको छोड़ दे रहे हैं लास्ट, और वो 8वां नंबर है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ऐसा है जो पढ़ाया इधर नहीं जाता, लेकिन आपको काफी कुछ चीजें 12 में इसी पे डिपेंड है। व्हाट इज नॉर्मलिटी? ये मोल से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये डिफरेंट है। दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके? ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज नॉर्मल। सो n is equal to ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इससे एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है, वो शुरू हो जाती है ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो अब आप जरा पढ़ते जाओ, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स? दिस इज मास इन ग्राम divided by equivalent mass। ध्यान देना, मोल्स, मैं एक बार फिर से लिख दूं, मोल्स जो है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, और ग्राम इक्विवेलेंट्स मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे मोलर मास। नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलैरिटी मोल्स एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब इस पे हम आगे कुछ पढ़ते हैं। जो इक्विवेलेंट मास है उसको हम कभी पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी के लिए इतना ही पढ़ा रहे हैं कि जैसे आपके पास HCl है, ये एक H+ देता है, तो इसका इक्विवेलेंट मास m/1 मतलब m होगा। इस केस में
मोलैरिटी और नॉर्मलिटी एक ही होने वाली है, यानी कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 इंटू मोलैरिटी, ये फैक्टर है। अगर H2SO4 है तो ये 2H प्लस देता है। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं, यहां कितना जरूरी है। 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, सो इसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। समझ में आई बात? और इसका मतलब नॉर्मलिटी 2 इंटू मोलरिटी हो जाएगा, 2 इंटू मोलरिटी। ठीक, तो मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में जो रिलेशन है वो फैक्टर आप यहां पर रख सकते हो। ठीक, एक और चीज हम छोड़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं, आप क्वेश्चंस करिए, बहुत कुछ कवर कर दिया है इसमें, और उसके बाद में मिलते हैं। जैसे अगर आपके पास Al2SO4 होल थ्राइस, तो 2Al3 प्लस और SO4 2 माइनस, ये +6 हो जा रहा है, 2 इंटू +3, और इनको देखो तो ये -6 हो जा रहा है। तो इस साल्ट में जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो 6 है। सो इसका इक्विवेलेंट मास m/6 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका नॉर्मलिटी 6 इंटू मोलैरिटी। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। सो वी हैव मेड इट कंप्लीट। अब आप इस पे लगाइए, इसमें 2-3 चीजें और बची हुई हैं, उसको कभी एक्सप्रेस कर देते हैं।